हेलो नमस्कार साथियों, सिलेक्शन सेतु में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को सब्सक्राइब करिएगा और क्या करिएगा, वो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सफलता का सेतु सिलेक्शन सेतु, हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको सफलता दिलाना। प्रस्तावना से है पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन प्रस्तावना से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, के जरिए 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, यानी आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था? तो ऑप्शन है के.एम. मुंशी, N.A. पालकीवाला और B.R. अम्बेडकर। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए सभी लोग इसका आंसर। तो संविधान का परिचय पत्र कहा था N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा था? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला जी ने। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा संविधान का, जबकि के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री यानी राजनीतिक जन्मपत्री कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हम ही लोगों में से कोई ना कोई राजा बनेगा और वही शासन करेगा और जनता के द्वारा ही शासन किया जाएगा। गणतंत्र का अर्थ है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव के जरिए आता है, वह राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस मामले में कहा था? ये कहा था बेरूबारी मामला। बेरूबारी मामला, और इसको बेरूबाड़ी भी बोलते हैं। बेरूबारी एक जगह थी जो पाकिस्तान को देने के लिए वो हुई थी। ये मामला कब का है? 1960 का। बेरूबाड़ी मामला 1960। बेरूबाड़ी या बेरूबारी संघ मामला 1960। 1960 के बेरूबारी मामले के इस अंग नहीं माना गया है, जिसे बाद में 1973 में पलट दिया गया था। और 1973 में सभी लोग बताइए कि किस केस के तहत पलटा गया था? तो ये पलटा गया था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और सबसे बड़ी जजों की पीठ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ये की गई है 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से वो 3 प्रकार के न्याय? सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वो 3 प्रकार के न्याय हैं
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है हमारा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में जजों की पीठ यानी बेंच कितनी बड़ी थी? कितनी बड़ी थी? अभी हमने बताया था 13 जजों की पीठ थी। कितने जजों की? 13 जजों की। अब तक की सबसे बड़ी पीठ है। यह अब तक की सबसे बड़ी पीठ या बेंच है। 13 जज थे और इसी में मूल ढांचे का सिद्धांत भी दिया गया था। तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया था? केशवानंद भारतीय केस में। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान की से प्रभावित है? किस देश के संविधान से प्रभावित है? ये प्रभावित है ऑस्ट्रेलिया से। किससे प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया से। अब विचार कहाँ का है? तो विचार है अमेरिका का। विचार अमेरिका से है। विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भाषा की शैली कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सभी लोग बताइए। ये आधारित है उद्देश्य प्रस्ताव का। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946। इसको कब स्वीकार कर लिया गया था प्रस्तावना को? तो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? तो किस क्रांति से लिए गए? सभी लोग आंसर बताइए। ये ली गई है फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। कौन कौन से शब्द? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? सभी लोग बताइए कि भारतीय संविधान में प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? क्या भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, ये इसका अर्थ होता है? या भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, ये इसका अर्थ होता है? या भारत राष्ट्रगान यानी राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, या इसमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइए इसका आंसर। ये है इसका आंसर, भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत किसी का भी गुलाम नहीं है। स्वर्ण कंट्री है भारत। सेट 2 अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। यानी ये मूल संविधान में है, मूल में थी, और ये आधुनिक में यानी वर्तमान में। अब कितनी है अनुसूचियां? 12। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है? तो किस कानून में है? किस दल बदल कानून, विरोधी कानून का उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत है? 52वें संविधान संशोधन। बावनवें संविधान संशोधन कब हुआ था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो कब हुई थी?
10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून है? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय थे? तो कितने विषय थे सभी लोग बताइए। तो ये थे 29 विषय। कितने विषय थे? 29 विषय। पंचायतों यानी 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जबकि नगर पालिकाओं में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, इसमें 18 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो कौन कौन सी अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय और त्रिपुरा, और एक होता है मिजोरम। इसकी ट्रिक होती है ATMM। ATMM। तो कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है, मणिपुर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं सभी लोग बताइए। मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 थी, अब 22 हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भूमि सुधार। भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से संबंधित अनुसूची कौन सी है? सभी लोग बताइए। लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अनुसूची है 9वीं अनुसूची। और ये संशोधन किसके तहत जोड़ी गई थी? फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के तहत है? तो किस अनुसूची में? सभी लोग बताइए इसका आंसर। ये है 4थी अनुसूची। ठीक है, 4th नंबर की अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 4थी अनुसूची। 4थी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का विवरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा शपथ और प्रतिज्ञा, ओथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? सभी लोग बताइए। शपथ और प्रतिज्ञा किस अनुसूची में है? ये है 3री अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? 3री अनुसूची में। पद और गोपनीयता की शपथ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा शिक्षा किस सूची का विषय है? तो सभी लोग बताइए शिक्षा किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वीं अनुसूची में संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में है 61 विषय।
कितने विषय हैं? 61 विषय। इसका सही आंसर है 100 विषय। पहले कितने थे? 97 थे। सेट 3 संविधान के भाग। संविधान के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो सभी लोग बताइए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? सभी लोग बताइए, कमेंट में आंसर दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? तो किस भाग को कहते हैं? भाग 3 को। भाग 3 को ही क्यों कहते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। भाग 3 मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मूल अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी क्वेश्चन हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में? सभी लोग बताइए। ये है भाग 4 में। इसमें है भाग 4 में डीपीएसपी। कहां से कहां तक? भाग 4 में। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक। मूल अधिकार कहां से कहां तक है? मूल अधिकार है 12 से 35 तक। मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार हैं 6। संख्या कितनी है? 6। भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी है। अगला क्वेश्चन है हमारा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज किस सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 किस भाग में दी गई है? तो सभी लोग बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह है भाग 20 में। किसमें है? भाग 20 में। अगला क्वेश्चन है हमारा संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित है किस भाग में? किस भाग में वर्णित है संघ और राज्यों के बीच संबंध? ये है भाग, ऑप्शन है भाग 10, भाग 13, भाग 12 या भाग 13। तो इसमें है भाग 13 में। राज्यों, संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? यह है भाग 13 में। भाग 13 अनुच्छेद 245 से 263 केंद्र, राज्य, विधायी और प्रशासनिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित भाग कौन सा है? तो निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित भाग है भाग 15। भाग 15 निर्वाचन और इलेक्शन से संबंधित भाग है। क्वेश्चन हमारा राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख किस भाग में है? तो यह है भाग 17 में। किसमें? भाग 17 में। यानी भाग 17 में हमारा क्या है? राजभाषा है। अनुच्छेद 343 से 351।
अगला क्वेश्चन है हमारा आपातकाल यानी इमरजेंसी। इमरजेंसी के उपबंध किस भाग में है? ये है भाग 18 में। किसमें है? भाग 18। अगला क्वेश्चन है हमारा नागरिकता, सिटीजनशिप संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 2 में। नागरिकता यानी सिटीजनशिप संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में। पंचायतें संविधान के किस भाग में है? तो सभी लोग बताइए पंचायतें किस भाग संविधान के किस भाग में है? सभी लोग बताइए संविधान के किस भाग में है? ये है संविधान के भाग 9 में। किसमें है? संविधान के भाग 9 में। भाग 9 में। भाग 9 में सब पंचायतें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संसदीय बहुमत से। किससे? संसदीय बहुमत यानी मेजोरिटी से। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो किस बहुमत की आवश्यकता होती है? सभी लोग बताइए। ये होती है विशेष बहुमत। किसकी होती है? विशेष बहुमत की। किसकी? विशेष बहुमत का यानी सदस्यता की कुल सदस्यता का 2/3। सदन की कुल सदस्यता का 2/3। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? ये होती है सदन की कुल सदस्यता का 2/3। कितना भाग? 2/3 भाग। यह सबसे कठोर बहुमत होता है। अनुच्छेद 61 के तहत कुल सदस्यों का 2/3 भाग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को हटाने के लिए किस बहुमत का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए किस बहुमत का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं साधारण बहुमत का। यानी साधारण विधेयक को पास करना है, नाम से ही है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक साधारण बहुमत से। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? ये होती है विशेष बहुमत की। किस बहुमत की? विशेष बहुमत। कुल का बहुमत प्लस उपस्थित का 2/3 भाग। अगला क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 249। क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा को किस बहुमत की जरूरत होती है? यानी 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा को किस बहुमत की जरूरत होती है? सभी लोग बताइए इसका आंसर। तो इसकी जरूरत होती है, ये होती है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3%। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3%। अगला क्वेश्चन हमारा धन विधेयक मनी बिल किस बहुमत से पास किया जाता है? धन विधेयक जो पास किया जाता है साधारण बहुमत से पास किया जाता है। किस बहुमत से पास किया जाता है? साधारण बहुमत से। धन विधेयक लोकसभा में साधारण बहुमत से पास किया जाता है। और धन विधेयक आता किस सदन में है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी का सूत्र क्या है? तो प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव का सूत्र है कुल सीटें माइनस रिक्त सीटें भागे 2 + 1।
ये फॉर्मूला होता है प्रभावी बहुमत का। कुल सीटों में खाली सीटों को घटाकर गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति कहाँ के पदेन सभापति होते हैं? उपराष्ट्रपति कहाँ के पदेन सभापति होते हैं? सभी लोग बताइए, उपराष्ट्रपति कहाँ के पदेन सभापति होते हैं? तो ये होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। पदेन ये होते हैं राज्यसभा के, कहाँ के? राज्यसभा के। तो जहाँ के पदेन सभापति होंगे तो वहीं सबसे पहले लाया जाएगा ये, यानी कहाँ लाया जाएगा? केवल राज्यसभा। कहाँ लाया जाएगा? केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आता है प्रभावी बहुमत से। सेट 5 आयोग और विविध से संबंधित क्वेश्चन है हमारे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल वुमेन कमीशन का गठन कब हुआ था? सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। अधिनियम कब लाया गया था? 1990 का अधिनियम था, जो 1992 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है सभी लोग बताइए? ये होती है 70 वर्ष। कितनी होती है? 70 वर्ष। कार्यकाल 3 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। और आपसे क्वेश्चन है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो अध्यक्ष बनते हैं ये कहाँ, किस पद पर होने चाहिए? ये कहाँ होने चाहिए? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये राष्ट्रपति मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनने की, यानी अध्यक्ष बनने की योग्यता क्या होती है? सभी लोग बताइएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बनने के लिए योग्यता क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा इसका कि योग्यता क्या होती है। तो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति कैसी है? तो क्या वो संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है, न्यायिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है? तो ये है संवैधानिक निकाय। कौन सा निकाय? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्या होता है? संवैधानिक निकाय वो होता है जो संविधान में उसका वर्णन हो, संविधान में वर्णन हो, संविधान में जुड़ा हो किसी न किसी अनुच्छेद में, संविधान में वर्णित। असंवैधानिक क्या होता है? यह किसी न किसी अधिनियम से लाया जाता है। किससे? अधिनियम से लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो किस प्रकार का निकाय है? ये है कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव निकाय। कौन सा निकाय है? कार्यकारी निकाय। यह ना तो संविधान में है ना कानून द्वारा बनाया गया है, नहीं, यानी ये ना सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय, दोनों नहीं है। तो ये कौन सा कानून है? ये कौन सा निकाय है? एग्जीक्यूटिव निकाय, कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव निकाय। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? हमने पूछा था आपसे क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? सभी लोग बताइए।
ये बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज। कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज। दो 2019 के संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद के तहत आता है? किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये आता है 324 के तहत। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 280। राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं 5, यानी 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 अन्य सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष, और जो अध्यक्ष होगा तो अध्यक्ष एक महिला ही होगी। क्या होगी? महिला ही होगी। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री उस समिति के प्रमुख होते हैं जो राष्ट्रपति को नाम सुझाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, दंत विहीन बाघ। कौन सा? दंत विहीन बाघ यानी टूथलेस टाइगर किस आयोग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। किसको कहा जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सजा नहीं दे सकता, केवल सिफारिश कर सकता है। मतलब एक ऐसा बाघ जो क्या कर सकता है? सजा नहीं दे सकता, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? ये थे जयंती पटनायक। कौन थे? जयंती पटनायक। अगला क्वेश्चन हमारा 12वीं अनुसूची नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कितने विषय हैं सभी लोग बताइए कि इसमें 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।